किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज हमारी टीम पहुंची है हमारे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में, जिसे उगते सूर्य का प्रदेश भी कहा जाता है। ये अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है और साथ ही साथ अब इसकी एक नई पहचान बनती जा रही है, पाम ऑयल ट्री की खेती। किस तरीके से यहाँ पर हमारे किसान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार भी पाम ऑयल खेती को काफी प्रोत्साहित कर रही है। हमारे देश में खाद्य तेलों की काफी खपत है, उस हिसाब से अभी उतनी पैदावार नहीं होती है। अभी भी हमें 60% तेल आयात करना पड़ता है। तो इस आर्थिक बोझ को कम करने में कैसे पाम ऑयल की खेती काफी कारगर है, कैसे इसकी भूमिका बहुत अहम होती जा रही है, यही बताएंगे आज आपको हमारे कृषि विशेष में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। भारत में खाद्य तेलों की जरूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन पर है। लेकिन ये तमाम फसलें मिलकर उतना तेल नहीं दे पा रही हैं जितनी खपत है। यही वजह है कि हमारे देश को अपनी घरेलू जरूरतों का 65% तेल बाहर से आयात करना पड़ रहा है। इसमें भी आधे से ज्यादा हिस्सेदारी पाम ऑयल की है। पाम ऑयल के आयात पर हमारी सरकार को सालाना 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इस खर्च को कम करने के लिए पीली क्रांति शुरू की गई, लेकिन ये भी नाकाफी साबित हुई। अनुभवों से पता चला कि अगर खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनना है तो पाम पर काम करना होगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम इसी विचार से जन्मा है। एक ऐसा मिशन जो पूर्वोत्तर के अलावा अंडमान निकोबार में पाम की खेती और प्रसंस्करण पर जोर दे रहा है। पाम ऑयल जो है हमारे लिए, फार्मर्स के लिए बहुत ये अच्छा स्कीम है, जिसमें फार्मर्स को आमदनी बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जितना ये जो स्कीम है, ये प्राइम मिनिस्टर का जो स्कीम है, ये बहुत अच्छा, हमको अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि जितना पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट जो हो रहा है, ये कम होते जाएंगे। हम यहाँ सीडलिंग से लेके एफएफबी जब हार्वेस्टिंग होता है उधर तक हम फार्मर्स को असिस्टेंस दे रहे हैं, जो इंसेंटिव हम दे रहे हैं। तो इसके लिए ये जो यहाँ में बहुत डिमांड चल रहा है। एफएफबी का रेट जो भी है, रेट जो है ये हमारे स्टेट में ही ये फिक्स होता है। क्योंकि ये कंपेयर करता है हम बाहर का जो रेट कैसा चल रहा है, ये हमारे स्टेट में डायरेक्टरेट में हमारे जो बड़े बड़े लोग कमिश्नर लोग बैठ के या फार्मर्स को भी यहाँ में ऐड करते हैं, फार्मर्स भी का रिप्रेजेंटेटिव भी जाते हैं। तो ये एक साथ बैठ के इसका रेट भी फिक्स हो जाता है। पाम बहुत ही कमाल का पेड़ है। ये बहुत तेजी से बढ़ता है और इसका कोई विशेष सीजन भी नहीं होता। ये साल भर फसल देता रहता है, बल्कि महीने में 2 बार इसके फल पकते हैं, यानी साल में 24 बार इसकी फसल आती है। इस तरह ये सदाबहार पौधा है जो अपने मालिक की साल भर कमाई कराता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में हो रही है। दूसरी तिलहनी फसलों के मुकाबले में प्रति हेक्टेयर पाम तेल का उत्पादन 10 से 46 गुना तक हो सकता है। इस तरह 1 हेक्टेयर पाम की फसल से आप 4 टन तेल हासिल कर सकते हैं और एक बार लगने के बाद ये फसल 30 साल तक मिलती रहती है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है किसानों को तरह तरह से मदद करते हुए चाह रही है कि इनका इनकम जो है, हमारा पीएम का जो सपना है, इनका इनकम डबल हो जाए। हमारे कृषि विभाग के तरफ से इन लोगों को जो है ऑयल पाम का खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, रबर का खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, चाय का खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों में किसी न किसी रूप से सरकार के तरफ से सब्सिडी दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में पहले इसकी बहुत कम खेती होती थी, लेकिन जब से सरकार ने ऑयल पाम मिशन चलाया है, तब से लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ा है।
पाम का तेल पीला और गंधहीन होता है। भोजन के अलावा इसका इस्तेमाल शैम्पू, नहाने के साबुन, टूथपेस्ट, मेकअप के सामान और विटामिन की गोलियों में होता है। डीजल और पेट्रोल में भी ये बायोफ्यूल के अंश के रूप में शामिल रहता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिस बिजली से चलते हैं, उसे बनाने में भी पाम की गुठली से बना तेल जलाया जाता है। 2018 में भारत ने करीब 7 करोड़ 70 लाख टन पाम तेल का उत्पादन किया था। 2024 तक इसके 10 करोड़ 76 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। पाम की खेती और तेल उत्पादन में इंडोनेशिया और मलेशिया का राज है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ हेक्टेयर पर पाम के पेड़ लगे हैं। इनमें से आधे यानी 1.25 करोड़ हेक्टेयर रकबा इन्हीं दोनों देशों के पास है, लेकिन इसकी खेती में पानी बहुत ज्यादा लगता है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश काफी ज्यादा होती है। पाम मिशन में इसको शामिल करने के पीछे इसे भी बड़ा कारण माना जा रहा है। पाम ऑयल मिशन को लेकर सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मकसद ये है कि पाम ऑयल के आयात को घटाया जा सके और इसके लिए विशेष तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों पर काफी फोकस है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी जी। आइए उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और पाम ऑयल ट्री की खेती को लेकर कैसे किसान यहाँ के उत्साहित हैं। बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन किसान। थैंक यू वेरी मच जी। तो कैसे यहाँ पर किसानों को पाम ऑयल ट्री की खेती के लिए उत्साहित किया जा रहा है या प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी नया है कि एज अ क्रॉप यहाँ के किसान इसे अपनाएं? पाम ऑयल को हम लोग स्टार्ट किया हुआ यहाँ 6 साल अभी चल रही है। 6 साल में का अंतर्गत हम लोग ने शुरुआत में पाम ऑयल को उसी जगह में चुना है जहाँ पर ज़्यादा पहाड़ ना हो और फुट हिल्स एंड प्लेन के बीच में ही हम लोग चुना गया है। इसका एक ही कारण है कि फुट हिल्स में हमारा पानी का बहुत ही ज़बरदस्त है। पहाड़ से जो बह के पानी आया हुआ और हमारा यहाँ आप लोग तो मालूम है बारिश का ज़बरदस्त यहाँ होते हैं। तो हम लोग ने देखा है कि पाम ऑयल ग्रो करने के लिए वाटर इज़ द मेन सोर्स एंड अदरवाइज किसी ज़माने में हम लोग का यहाँ पाम ऑयल प्लांट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यूं ही लगा के देखा था, तो देखा है कि उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। देन वी थॉट ऑफ एस्टैब्लिशिंग पाम ऑयल, यहाँ पे हम लोग ने चालू किया 6 साल का आगे। अब तक हमारा काफ़ी किसानों ने इसमें दिलचस्पी ली है, लेके अपना ही इंटरेस्ट से भी उन लोग चालू किया। उसका ऊपर में हम सरकार की ओर से भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी उत्साहित दिलाया। देन कुछ कंपनी आए, उन लोग ने भी इसका दिलचस्पी दिखाया। पाम ऑयल ट्री की खेती से जहां किसान साल भर मुनाफा कमाते हैं, वहीं इससे जुड़े हुए और व्यवसाय भी सामने आ रहे हैं। जी हां, खास तौर पर अगर हम पाम ऑयल ट्री की नर्सरी की बात करें तो इसका स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। कैसे नर्सरी से हमारे किसान न सिर्फ लाभ उठा रहे हैं बल्कि युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है, आइए जानते हैं। पाम भूमध्य रेखा के आसपास उगाई जाने वाली फसल है। इसकी खेती नर्सरी के जरिए की जाती है, यानी पहले इसकी पौध तैयार होती है। बीज बोने के बाद नर्सरी तैयार होने में 14 से 16 महीने का समय लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर किसान खुद नर्सरी लगाने के बजाय पौधशालाओं से तैयार नर्सरी खरीदना पसंद करते हैं। सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं जो कि इस नर्सरी की देखरेख करते हैं। सत्यनारायण जी, बताएं कैसे नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं? जो आमतौर पर दूसरे फलों के वृक्ष होते हैं उनकी नर्सरी होती वैसे ही अलग है कुछ? हाँ, ये तो अलग होता है मैडम। ऑयल पाम में क्या होता है कि एक प्राइमरी नर्सरी होता है, जब जहाँ हम स्प्राउट्स जो भी है वो बाहर से या विद इन इंडिया से जो भी लाते हैं, वहाँ स्प्राउट्स प्राइमरी नर्सरी में 4 महीने के लिए कल्टीवेट करते हैं, उसका देखभाल किया जाता है और 4 महीने के बाद जब 3-4 पत्ता निकलना शुरू होता है ना, तब उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। जो ट्रांसप्लांट किया हुआ पुली जो भी आप देख रहे हैं पीछे में अभी है, ये ट्रांसप्लांटेड है। ये यहाँ पे 14 से 16 महीने तक यहाँ कल्टीवेट किया जाता है और उसका देखभाल किया जाता है। उसका वीडिंग करना, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना और इसका सब कुछ जो भी प्रैक्टिकल नर्सरी मैनेजमेंट है हम यहाँ करते हैं। और जब 14 महीने के बाद जब ये ग्रोथ होने के बाद हम लोग इसको फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं मैडम। अरुणाचल में अभी बहुत डिमांड हो गया मैडम। पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा बहुत फार्मर्स इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। अभी तो हम 2016 से लेके अभी 2022 तक 810 हेक्टेयर का कर चुके हैं मैडम ऑयल पाम का ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में।
और अभी आने वाले मार्च में हम 100 हेक्टेयर अभी रेडी कर दिए हैं और 100 हेक्टेयर मार्च से शुरू करेंगे मैडम डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, ये भी बताएं कि क्या इसमें क्या पाम ऑयल ट्री की कोई अलग अलग किस्में भी होती हैं कि उन जो कि यहाँ के लिए रिकमेंडेड हैं, या फिर सब एक जैसे ही है? ऐसा सब कुछ एक ही है मैडम, ओनली टेनेरा वैरायटी दिया जाता है, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैडम फार्मर को। पाम की नर्सरी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि ज्यादातर किसान खुद से नर्सरी तैयार नहीं करते, इसीलिए ये एक कारोबार भी है। खासकर पढ़े लिखे नौजवान नर्सरी का काम कर सकते हैं। हमारे साथ एक युवा है, मिंकिन तकिन का नाम है, जो कि पाम ऑयल खेती से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से आइए जानते हैं। दरअसल जो नर्सरी है उससे युवा भी काफी लाभ उठा रहे हैं, रोजगार तो उन्हें मिल ही रहा है। नर्सरी से तो यहाँ पे हम फील्ड ऑफिसर है, तो नर्सरी हम थोड़ा देखता भी है। फिर हम एक्चुअली हम ज़्यादातर हम फील्ड में रहता है, जो यहाँ से नर्सरी से जब फार्मर का फील्ड में निकलते हैं तो वहाँ का जितना समस्या है या जो भी ट्रेनिंग विनिंग देना हम उसको ही देते हैं। यानी जो नर्सरी से आप पौधे यहाँ से जब किसान लेकर जाते हैं अपने खेत में, तो वहाँ उसे कैसे पौधे लगाने हैं, किस तरीके से इसकी खेती करनी है, ट्रेनिंग एक तरीके से आप देते हैं? हाँ, उसी का ट्रेनिंग करता है। जैसे कि यहाँ से नर्सरी से जब फार्मर लेके जाते हैं तो वहाँ में लेआउट कैसे करना है, फील्ड को कैसे सफाई करना है, फिर उसको पिट डिगिंग करके कैसे वहाँ पे प्लांटेशन करना है, फिर प्लांटेशन करने के बाद उसको टेक केयर कैसे करना है, राउंड बेसिन, ये सब बहुत टेक्निकल चीज़ होता है जिसमें वो लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। नर्सरी तैयार होने के बाद इसे मुख्य खेत में रोपा जाएगा। रोपाई का काम मई जून में होता है। रोपने के लिए 60 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर चौड़े और इतने ही सेंटीमीटर गहरे गड्ढे खोदे जाएंगे। हर गड्ढे के बीच फासला 9 मीटर का होगा। कतार से कतार के बीच भी 9 मीटर की ही दूरी रखनी होगी। इस तरह 1 हेक्टेयर में 140 पेड़ लग जाएंगे। नमी बनाए रखने के लिए पलवार कर देंगे। अच्छी उपज के लिए बेहतर नमी वाली दोमट मिट्टी की जरूरत होगी, जिसका पीएच 4 से 6 के बीच हो। पाम के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साल भर के दौरान 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। अगर टपक सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोजाना हर पौधे में 4 ड्रिपर की मदद से 5 घंटे तक सिंचाई करनी होगी। इस तरह हर ड्रिपर से 8 लीटर पानी प्रति घंटा दिया जाएगा। 3 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले पौधों में हर रोज कम से कम 150 लीटर पानी दरकार होगा। पहले 3 साल के दौरान जो भी पुष्प गुच्छ बने उन्हें हटाते रहना है। इससे तने का घेरा चौड़ा हो जाएगा, साथ ही पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी। इसी तरह पत्तियों की काट छांट से भी पाम की बढ़वार में इजाफा होता है और पैदावार भी बढ़ती है। हमारे साथ कुनुंग मोयंग हैं, जो एक सक्सेसफुल किसान है, जो पासीघाट में इस पूरे खेत के पीछे इनकी काफी मेहनत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले कुनुंग जी ये बताएं कि कैसे ये विचार आया, कितना पुराना खेत है आपका? मैं 2016 से मैंने स्टार्ट किया, प्लांटेशन किया। पहला यहाँ हम लोग भी मालूम नहीं था ऑयल फार्म क्या है, लेकिन वो हम लोग का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदर में वो लोग ये स्कीम मिशन वो लोग लागू किया, जो कि अरुणाचल गवर्नमेंट में वो लोग एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में वो लोग अभी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। तो एक बार वो लोग पब्लिक को मीटिंग करवाया और हम लोग को बताया, तो ऐसे ऐसे ऑयल फार्म में आप लोग कल्टीवेट कीजिए। तो उसमें बहुत आदमी आया, तो कोई विश्वास नहीं हुआ है, जबकि कंपनी नहीं है तो बिक्री कहाँ होगा। और अरुणाचल में ज़्यादा ऐसे होता है, अदरक का खेती होगा, कुछ खेती होगा, लास्ट में कंपनी नहीं लेता है। तो वो विषय में आदमी लोग कोई प्लांटेशन करना छोड़ दिया। लेकिन मैं गवर्नमेंट को विश्वास करके, सरकार को विश्वास करके मैं दिखाऊंगा, तो मैंने प्लांटेशन किया 2016 में को। 3.5 से 4 साल बाद पाम फसल देने लगता है। इसके फल खजूर जैसे होते हैं और इन्हीं से तेल निकाला जाता है। 1 हेक्टेयर में 25 से 30 टन ताजा फलों के गुच्छे प्राप्त होते हैं। कटाई के बाद इन्हें फ्रेश फ्रूट बंच यानी FFB सेंटर ले जाया जाएगा। सर क्या बताना चाहेंगे, जब आप ये बंच खरीदते हैं तो इनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है? मैडम पहले हम किसानों को बता देते हैं कि वो अच्छा राइपेंड बंचेस लेके आए। जो अनराइपेंड बंचेस को हम नहीं लेते हैं मैडम, जो भी राइपेंड बंच होना चाहिए। और इसका स्टॉक बोलते हैं, जिसका स्टॉक भी 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और इससे ज़्यादा बड़ा लंबा भी नहीं होना चाहिए। और ओनली राइपेंड अच्छा वाला
जब इमीडिएटली जब वो लोग हार्वेस्ट करते हैं ना विद इन 24 आवर्स में उसी फ्रूट को यहाँ लेके आना है और हमको देना है मैडम। यानी जब इसे पेड़ से हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, उसके 24 घंटे तक यहाँ सेंटर में आ जाना चाहिए। और ये पका हुआ किस तरीके का होता है, जरा हमें दिखाएंगे जो पका हुआ फ्रूट है वो कैसा होता है जो आप देखते हैं? पका वाला फ्रूट ऐसा होता है मैडम, जो आपको देख रहे हैं ना ऑरेंज ब्राउनिश, इसको पका हुआ बोलते हैं। जो थोड़ा सा नारंगी रंग का हाँ नारंगी रंग पका हुआ होता है। और ये जब भी पक जाता है ना मैडम खेत में, आपको 5-6 फ्रूट तो नीचे गिर जाएगा मैडम पेड़ से, तब मालूम पड़ता है कि अभी राइपनिंग हो गया है, इसको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में पाम की खेती 2016 में शुरू की गई। कई किसान तभी से इसकी खेती में लगे हैं। अब उन्हें बेहतर परिणाम मिलने लगे हैं। उनकी फसल बिक रही है और साल भर मुनाफा दे रही है। जहाँ पे हम लोग है ये अभी 6 इयर्स रनिंग हो रहा है, 6 साल रनिंग हो रहा है। तो 6 साल में इतना बड़ा हो गया अभी, तो फ्रूट भी देना शुरू हो गया। तो मैंने देखा है 3.5 इयर्स में ओलुक का बंचेस ये जो है निकलता है। लेकिन पहला जो निकलता है उसे हमें समझाता है उसको काट के फेंक देना है, उसको ये नहीं लेगा कंपनी। उसके बाद हम लोग सब ये हो गया 4 इयर्स एंड हाफ में बंचेस थोड़ा कुछ इतना तक बड़ा होता है। तो 5 इयर्स से 4.5 या इन 5 इयर्स में हम लोग को लेना शुरू किया। ठीक है, जैसे आमतौर पर जो दूसरे फलों के पेड़ होते हैं उनमें भी 3.5-4 साल ऐसे लग जाता है, तो उतने में इसमें ये फल आने शुरू हो जाते हैं। और फिर साल में कितना समय लगता है, मतलब कितने टाइम में, कौन सा सीजन होता है जब ये आता है? इसमें ऐसे सीजन नहीं है, इसमें थ्रू आउट द ईयर हार्वेस्टिंग होता है, थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस का मुताबिक हर मंथ में 1 मंथ में 2 टाइम हार्वेस्टिंग। महिलाओं की कृषि में भूमिका कैसी है ये बात बताने की जरूरत नहीं, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के खासतौर पर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर महिलाएं कृषि में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ऐसी एक महिला किसान हमारे साथ हैं, मिलो लेगो, उनसे हम बात करते हैं। तो मैम ये बताएं कि ये पूरा फार्म जो है जहाँ पर हम देख रहे हैं पाम ट्रीज हैं, पाम ऑयल ट्रीज हैं, ये आपका ही है? जी मेरा ही है। अच्छा, तो कब लगाया था ये? 2016 में लगाया था। प्लांटेशन होते समय पर सेकेंड ईयर में हम लोग को बहुत ये मिला है। आदमी लोग बोला है कि आप लोग क्या खेती कर रहे हैं ना, पाम ऑयल खेती क्या है, आप लोग को लेगा ही नहीं, वो फल निकालने से भी नहीं लेगा, कंपनी भाग जाएगा, ऐसे करके हम लोग को बहुत ये डिस्करेज किया है। फिर भी हम लोग नहीं छोड़ा है, लगाया है तो क्यों उसको उठा के फेंकेगा ना। पाम की खेती अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है। यही वजह है कि शुरुआत में किसान इसे लेकर आशंकित थे और हिचकिचाहट के शिकार भी। लेकिन अब उनका रुझान तेजी से इसकी ओर गया है। यहाँ तक कि पर्याप्त मात्रा में पौध उपलब्ध कराना भी मुश्किल हो गया है। एक और अच्छी बात यह है कि पाम के साथ दूसरी फसलें भी आसानी से उगाई जा सकती हैं। खजूर सा दिखने वाला ये छोटा सा नारंगी फल यही है पाम ऑयल ट्री का फल, इसी से निकाला जाता है तेल। तो बहुत सारी बातें अभी हमने आपको पाम ऑयल ट्री की खेती से जुड़ी हुई बताई। फिलहाल यहाँ में लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार की कृषि विशेष में हम बता रहे हैं आपको पाम ऑयल ट्री की खेती के बारे में। तो सरकार की तरफ से कैसे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस खेती को और आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को जोड़ने के लिए किस तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, आइए जानते हैं।
देश में खाद्य तेलों की जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पिछले साल एक नया मिशन लेकर आई, जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम रखा गया। इसका फोकस पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। 11,040 करोड़ रुपए की इस योजना से किसानों को भी फायदा होगा और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। उम्मीद की जा रही है कि 2025-26 तक कच्चे पाम तेल की पैदावार 11,20,000 टन और रकबा 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा। जब योजना शुरू की गई थी तो रकबा महज 3,50,000 हेक्टेयर था। उम्मीद ये भी की जा रही है कि 2029-30 तक पाम तेल की पैदावार 28 लाख टन तक पहुंच जाएगी। इस समय पाम के ताजा फलों के गुच्छों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती है, लेकिन हमारी सरकार सही कीमत देने का काम कर रही है, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर किसानों पर नहीं पड़ेगा। पाम की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 29,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पहले ये सहायता महज 12,000 रुपए हुआ करती थी। फसल की देखभाल के दौरान दी जा रही सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। साथ ही भारत में बीज की कमी है, इसी कारण बीजों की पैदावार बढ़ाने वाले बागों को प्रति 15 एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। किसानों में हमने देखा काफ़ी उत्सुकता है, लेकिन अभी भी थोड़ी घबराहट है। घबराहट इस वजह से कि उन्हें भविष्य नहीं समझ आ रहा है कि इसका क्या होगा। तो हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को बताएं, खासतौर पर जो अरुणाचल प्रदेश के किसान हैं, कि किस तरीके से पूर्वोत्तर में 50% जो टारगेट रखा है सरकार ने, वो सिर्फ पूर्वोत्तर ही है पाम ऑयल ट्री को लेकर के। हाँ जी, पूर्व उत्तर में असम, आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया ज़बरदस्त है। एंड इनमें से सबसे ज़्यादा एरिया अवेलेबल हमारा पास है। तो ये एरिया को देखते हुए हम लोग एक प्लान किया था कि 2026 तक हम लोग 40,000 हेक्टेयर्स को पाम ऑयल डालेंगे। इसका पूर्ण रूप से हम लोग प्लान भी किया, फार्मर्स लोग को भी प्रोत्साहित किया। लेकिन पाम ऑयल का जो स्प्रूट है, सीड, ये हमारा कंट्री में अवेलेबल नहीं है ना। कंपनी को हमने कहा कि आप जितना हो सके मंगाओ, उन लोग मंगा तो रहे हैं, लेकिन जितना किसान का जरूरत है उतना मिल नहीं रहा है। इसलिए एरिया एक्सपेंशन हमारा थोड़ा धीमी चल रहा है। और ये शॉर्टेज ऑफ स्प्रूट जो कि पाम ऑयल का सीड है, इस विषय में मैं कई बार दिल्ली मंत्रालय में भी बात की है। इसे हम लोग कुछ करना चाहिए ताकि हमारा जबरदस्ती इसमें किसानों का मुताबिक दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का राज्य है। भारत में सूरज की पहली किरण यहीं पर पड़ती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता का सूरज भी यहीं से उगेगा। देश को तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीली क्रांति तो चलाई जा रही है, साथ ही पाम ऑयल खेती को भी बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है और खास तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों पर इसका विशेष फोकस है। हमारे प्रधानमंत्री भी किसानों से ये आह्वान कर चुके हैं कि पाम ऑयल खेती में रुझान लें और अपनी आय को दुगुना करें। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी कई तरह के प्रोत्साहन किसानों को दिए जा रहे हैं। तो आज के कृषि विशेष में आपने जाना कि कैसे पाम ऑयल की खेती हमारे किसानों की आय में वृद्धि तो कर ही रही है, साथ ही देश को भी आत्मनिर्भर भी बना रही है। इसी के साथ ही आज के कृषि विशेष में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।